दोस्तों जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका न्यू टॉपिक आता है जिसे हम लोग कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग ने देख लिया है कि रेजिस्टेंस क्या होता है और उससे पहले भी हम लोग ने देखा था कि करंट, वोल्टेज, ये सारी चीजें क्या होती है। अब हम लोग देखने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, यानी कि आपके पास अगर बहुत सारे रेजिस्टेंस दिए हुए हैं ना, रेजिस्टेंस यानी रुकावट दिए हुए हैं, अगर उसको आपको एक जगह ला के कॉम्बिनेशन करना है तो वो किस तरीके से काम होगा, उसका फंक्शन क्या है। और जहां तक मेरा ख्याल है कि यही से ही क्वेश्चन आता है ना, यही से क्वेश्चन आता है, इसका न्यूमेरिकल बनाने को आता है, तो वो सारी चीजें हम लोग करेंगे एक्सरसाइज पोर्शन पे। फिलहाल हम लोग अभी कॉन्सेप्ट पे जाते हैं। देखो, तो आपके पास ना कॉम्बिनेशन करने के लिए दो चीजें होती है ना, दो प्रकार के रेजिस्टेंस होते हैं। एक होता है सीरीज रेजिस्टेंस और एक होता है पैरेलल। ठीक है, पैरेलल होता है और एक होता है सीरीज। अब पैरेलल और सीरीज का मतलब पहले समझो। सीरीज का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को सीक्वेंस बाय सीक्वेंस लेके जाना, यानी कि सीक्वेंस बाय सीक्वेंस में किसी रेजिस्टेंस को अगर आप जोड़ते हैं ना तो उसी को क्या कहा जाएगा, सीरीज। अब पैरेलल का मतलब क्या है, तो पैरेलल का मतलब जो है इक्वल डिस्टेंस में रहे, जो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस रहे ऊपर नीचे में वो इक्वल रहे, उसको हम लोग पैरेलल बोलेंगे। यानी कि आपको ये समझ आया कि रेजिस्टेंस के ऊपर रेजिस्टेंस लगेगा। हाँ सर, ये दो चीज समझ। लेकिन अभी भी कंफ्यूजन ये है कि हम लोग उसको पहचानेंगे कैसे। तो उसको पहचानने का सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कनेक्ट और ज्वाइन। कनेक्ट और ज्वाइन, अब कनेक्ट और ज्वाइन में अंतर समझाता हूँ। देखो, कनेक्ट का मतलब होता है कि वो एक ही तार है ना, एक ही तार है, उसके बीच में किसी चीज को जोड़ना। एक तार है ना, एक तार है, मान को लो इतना बड़ा एक तार है, अब मैंने बीच को उसको काट दिया है ना, अब उसके बीच में कोई चीज, दो चीज को जोड़ रहा हूँ, तो वो क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। और ज्वाइन का मतलब ये हो जाएगा कि वो तार है, हम तार को कुछ भी नहीं करेंगे, उससे एक और अलग तार को ज्वाइन कर देंगे, ऊपर निकाल देंगे। तो ये दो चीजें आपको समझनी होगी। ठीक है, अब सीरीज में मैं आपको सीधी भाषा में बताऊं तो आपको ऐसे समझना है कि वो सिर्फ एक तार में जो रेजिस्टेंस जुड़ा होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, सीरीज कहेंगे। और जो अलग से तार लाके जोड़ा गया होगा उसको हम लोग पैरेलल कहेंगे। तो सबसे पहला आपका पढ़ना है सीरीज। अब सीरीज का अगर मैं कुछ स्ट्रक्चरल डायग्राम बनाऊं तो सीरीज कुछ इस प्रकार से बनेगा कि भैया ये जो सीरीज है ना, ये कुछ इस प्रकार से रहता है ना, खड़ा खड़ा चुंगी और ऐसा। अब ये ऐसे ऐसे जाएगा और ये सीधी सीधी चले जाएगा, है ना। यहाँ से मुड़ भी सकता है ना, यहाँ से मुड़ भी सकता है ना। अब मान लो यहाँ पे बैटरिया लगी है, ठीक है, ये देख, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका कॉम्बिनेशन होता है, यानी कि एक ही तार में जुड़ा है, आपको दिख रहा है ना, एक ही तार में जुड़ा हुआ है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। अब आपको क्वेश्चन क्या पूछेगा कि भैया डिराइव करो कि सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या है, और डेरिवेशन दो कि सीरीज क्या बोलते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन है वो एक तार में क्यों लगाया जाता है। तो इसका रीजन समझो। देखो, सीरीज ना वैसे हम लोग को फालतू लगता है, क्यों लगता है, क्योंकि सीरीज में अगर आप मान के चलो आपके घर का बोर्ड है, आप अगर आप उसको एक ही तार में जोड़ दोगे तो भाई अगर आप पंखे का बटन बंद करोगे तो पंखा के साथ लाइट भी बंद हो जाएगा, है ना। सीरीज का मतलब है एक तार में, यानी कि एक तार में सारी चीजें मान के चलो, ये मतलब आपका जितना भी लाइट है, जितना भी पंखा है, सबका कनेक्शन एक ही में, टीवी भी सबका, मतलब एक बटन बंद सारा घर बंद। ये है क्या घटिया चीज, किसका, सीरीज का। यानी कि वो एक तार में जुड़े रहता है, इसका मतलब है कि आपको उसको ऐसे जगह पे लगाना है जहाँ पे बंद करने पे सारी चीजें बंद हो जाए, ऐसे जगह पे लगाना है। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन का झोल है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में भैया जो रहता है, हम लोग रेजिस्टेंस को R1 R2 R3 करके लेते हैं। इसमें जो है करंट रहता है ना, करंट का फ्लो तो कांस्टेंट रहता है लेकिन वोल्टेज चेंज हो जाता है। अब देखो टीचर्स क्या करते हैं, करंट का फ्लो तो कांस्टेंट रहता है, वोल्टेज चेंज होता है ये बता देते हैं, लेकिन क्यों होता है ये नहीं बताते। तो इसी यही मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्यों होता है। तो देखो यार, इसमें करंट इसलिए जो है कांस्टेंट रहता है क्योंकि आपको एक पर्टिकुलर पाथ मिला है। मैंने पिछले वीडियो में बात किया है कि करंट किस प्रकार से फ्लो होता है, जिन लोगों ने नहीं देखा है उसको देख लेना। और वोल्टेज का भी बताया कि किस प्रकार से वो गाड़ी के रूप में काम करता है, ठीक है। तो आप मुझे बताओ कि जिसका पाथ सेम है, यानी कि जिसका रास्ता सेम है, तो मान के चलो उसका रास्ता सेम है, तो आप बताओ कि आप अगर सीधे रास्ते में जा रहे हो तो आपको गिरने विरने का डर है क्या, नहीं है। इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन भी यहाँ से भटकता नहीं है, सीधे रास्ते में जा रहा है ना, इसलिए चुपचाप सीधे रास्ते में चले जाता है। इसलिए जितना 6 इलेक्ट्रॉन है ना, 6 इलेक्ट्रॉन, एक आध जन ऐसे नहीं बोलता है एक खीर पूरी बनत का कहूँ चलो बांटा थे तो निकल जाते हैं, है ना। ऐसा नहीं होता कि खीर पूरी बट रहा है चलो बांट रहे निकलते हैं करके। तो इसमें ना ऐसा नहीं होता, इसमें एक ही रास्ता में जा, चुप, उसके पापा बैठे रहते हैं गाड़ी चलाने के लिए, चुपचाप सीधे रास्ते में चल दूंगा बत्ती तेरे को, ऐसा टाइप का सिस्टम चलता है। तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन सीधे में फ्लो करते हैं और इलेक्ट्रॉन के फ्लो को ही तो क्या कहते हैं, करंट बोलते हैं। इसलिए क्या होता है, इसमें करंट रिमेन कांस्टेंट रहता है, यानी कि यहाँ पर जो आई रहेगा वो यहाँ पर भी आई रहेगा। लेकिन वोल्टेज चेंज हो जाता है। अब वोल्टेज कैसे चेंज हुआ समझो। देखो,
क्योंकि आपको पता है कि किसी भी चीज में गति आती है ना, गति मतलब कि स्पीड आ रहा है, स्पीड आ रहा है, और वोल्टेज को ही तो क्या बोलते हैं, स्पीड। यानी कि आपका जो गाड़ी का एक्सीलेटर है वही क्या है, स्पीड है। अब मेरे को ये बताओ यार, यहाँ पे अगर 10 का आ गया मान के चलो, तो आप गाड़ी की स्पीड को कम करोगे कि नहीं करोगे, कम करोगे कि नहीं करोगे, जल्दी बताओ काका, करोगे ना कम। इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पर जब आप यहाँ पर पहुंचोगे इस वाले रेजिस्टेंस में, तो ये हो जाएगा V1, क्योंकि यहाँ पर आप 10 का आया तो 10 का में कैसे छोड़ना है कि एकदम राइडर बन गया, एकदम धूम 3 चला रहे हो क्या, सीधा 10 का ऑन द स्पॉट पार हो जाओगे, ठीक है। तो उसमें थोड़ा सा ब्रेक ब्रेक मार के धीरे धीरे लेके जाते हैं, फिर उसके बाद स्पीड बढ़ाते हैं, फिर रेजिस्टेंस आया, फिर रोको, क्या करेंगे, तो ये V2 हो जाता है। तो यहाँ पर आपको समझ आ रहा है भाई कि यहाँ पे वोल्टेज क्या होता है, चेंज हो जाता है, क्या हो जाता है, वोल्टेज चेंज हो जाता है। अब फिजिक्स का एक रूल कहता है, देखो फिजिक्स का रूल क्या कहता है कि जो चीज चेंज हो रहा है ना उसको डेरिवेशन में ला दो। ये फिजिक्स का रूल नहीं है, खैर मेरा रूल है कि जो चीज चेंज हो रहा है ना उसको डेरिवेशन में घुसा दो, उसके बाद तो बनेगा ही बनेगा। ससुरा कैसे नहीं बनेगा, काका बता रहा है। तो ये डायग्राम आपको समझ आया, तो भाई मैं डायग्राम मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट इसके डेरिवेशन पे आता हूँ, क्योंकि डेरिवेशन से क्वेश्चन पूछता है और नहीं बताया तो बच्चे लोग पगला जाएंगे। अब आप क्या करोगे, आपको अब सीधी से लेना है कि आप क्या कर रहे हैं, किसी भी एम्प्लायंस में यानी किसी भी सर्किट में 6 वोल्ट का करंट, 6 वोल्ट का वोल्टेज भेजना आपका काम है। वो स्पीड को कम ज्यादा कर रहे हो, उसमें आपकी क्या गलती, ठीक है। तो जो आप इनिशियली भेजते हो ना, क्या बोलते हैं, करंट, जो आप इनिशियली वोल्टेज भेजते हो। अब देखो सीरीज में क्या हो रहा है, वोल्टेज चेंज हो रहा है, इसलिए मैं वोल्टेज को ले रहा हूँ। उसी प्रकार से जब ना वहां पे पैरेलल में जब करंट चेंज होगा ना तो करंट को लूंगा, देखना क्यों, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वोल्टेज इक्वल EQ लिख रहा हूँ। EQ का मतलब होता है टोटल वोल्टेज की आपने कितना दिया है। अब उसको बढ़ा रहा है, घटा रहा है या बढ़ा रहा है, उसकी गलती। तो ये कुछ इस प्रकार से आपका इक्वेशन आ जाएगा, है ना। और भी सम आ जाएंगे, क्योंकि इक्वल हो जाएगा किसके, मतलब सर्किट में जितना भी करंट फ्लो हो रहा है वो इतने के बराबर ही फ्लो कर रहा है, इतने के बराबर ही फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो अब मुझे ये बताओ कि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है V = IR, V = IR पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है बड़ुआ को। अभी तो ओम्स लॉ पढ़ के आया हो, बैल हो, ओम्स, ठीक है, ओम्स लिख दिया हूँ। तो अब V = IR है, यानी मैं यहाँ I लिख सकता हूँ, सॉरी यार, कैपिटल I होता है वो, कैपिटल IREQ = यहाँ पर भी क्या लिखोगे, कैपिटल R1 प्लस कैपिटल R2 प्लस कैपिटल R, ठीक। अब उस लमुरा झमुरा को लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब मुझे ये बताओ यहाँ से क्या कॉमन निकाल सकते हो। यहाँ पे R1 R2 और R3 तो सेम नहीं है, यानी कि इसको तो नहीं ले सकते, यानी कि मैं यहाँ लिख सकता हूँ REQ = I को मैं यहाँ कॉमन निकाल सकता हूँ भबुआ, I को मैं यहाँ से कॉमन निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ से I से यहाँ I काट दिया। क्यों काटा सुनो यार, अब बैल लोगों को इतना भी नहीं पता रहेगा कि I इधर आके डिवाइड में चले जाएगा, तो जब डिवाइड में आता है कोई चीज़ तो उसको काट देंगे। अब उतना छोटा चीज़ थोड़ी ना बताते रहूँगा यार, मैं फिजिक्स पढ़ाने आया हूँ यहाँ, या मैं आपको मैथ्स थोड़ी ना बताने आया हूँ, ठीक है। तो ये REQ = होगा R1 R2 और R3। ये क्या आ गया आपका सीरीज का फॉर्मूला। देखा वो कितना आसान रहता है फिजिक्स। फिजिक्स कठिन है बोलते हो, पढ़ाने नहीं आता यार, ठीक है। जिन लोगों को लगता है ना कि फिजिक्स कठिन है वो लोग पूरे बैल हैं, पूरे बैल, मतलब एक रथी कुछ नहीं आता बैलों को, ठीक है। तो ये क्या है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन। अब देखो सीरीज, अब हम लोग देखते हैं पैरेलल। अब जिस तरह से आपने सीरीज देखा उसी तरह से पैरेलल भी देख रहे हो। अब पैरेलल का मतलब क्या है भैया, किसी चीज को इधर ना इक्वल डिस्टेंस के ऊपर में लगा देना, या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो कि ऊपर में लगा दिया है। ये जैसे मैं एक मार्कर को क्या हो गया है यार, कचरा हो गया है सारा मार्कर, मतलब उसमें ना इंक डालना पड़ेगा, पता है। तो ये वाला जो है ना, ये जो रहेगा ये रेजिस्टेंस है मान के चलो। तो इसमें होता ये है कि एक और बना देता हूँ, ठीक है। ये उसमें होता ये है कि यहाँ पर हम लोग एक और नया वायर ला देते हैं, नया वायर ज्वाइन का, यहाँ पर नया वायर ज्वाइन करके यहीं पर क्या करते हैं, रेजिस्टेंस लगा देते हैं। ये बन गया क्या आपका पैरेलल रेजिस्टेंस। अब पैरेलल रेजिस्टेंस में होता क्या है, जैसे मैं सर्किट बनाना चाहूँ तो इसका भी मैं वैसे ही बनाऊंगा जैसे पहले वाले का बनाया था, ठीक है। अब यहाँ वो रेजिस्टेंस लगाऊँ, ले लगा देता हूँ, तुम लोग ले, ठीक है। अब ये क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो गया। अब पैरेलल रेजिस्टेंस मैंने यहाँ पे बोल दिया सर जी। अब पैरेलल मतलब समझ में आ गया ना, पैरेलल मतलब ऐसे ही ऊपर ऊपर वाला, ठीक है। मतलब इक्वल डिस्टेंस में जिसको लगाते हैं ना उसको पैरेलल बोला जाता है, ठीक है। अब समझो कि इसमें क्या होता है, इसमें ना क्या होता है, करंट चेंज हो जाता है, करंट चेंज हो जाता है लेकिन वोल्टेज कांस्टेंट रहता है। अब सर जी आपने तो उस टाइम बोला था कि 10 का आएगा तो रोकना पड़ेगा, अभी रुको ना मैं बता रहा हूँ। देखो अब मान के चलो यहाँ पर है बारात, यहाँ पर है दुल्हन का बारात, यहाँ पर एक जन का बारात, यहाँ पर एक जन का बारात। अब उसके पापा आए गाड़ी लेकर यहाँ पर, उसके पापा आए गाड़ी लेकर यहाँ पर।
अब मुझे ये बताओ यार, उसके पापा क्या बोलेंगे कि एक ही बारात में चलो? नहीं, बच्चे लोग क्या करेंगे, पापा हम लोग 3 जन यहाँ जाते हैं, 3 लोग वहां जाते हैं। यानी ये भेजा तो था 6 ठो करंट, भेजा तो था 6 ठो करंट, यानी 6 बच्चे यहाँ पर बैठ के जा रहे थे, लेकिन 3 यहाँ भाग गया और 3 यहाँ भाग गया। इसी को क्या बोला जाता है, पैरेलल। यानी कि करंट जो है, मतलब कि जितने इलेक्ट्रॉन भेजे थे ना, वो हाफ हाफ डिवाइड हो जाते हैं, हाफ हाफ डिवाइड हो जाते हैं, उस कई बार इससे भी ज्यादा हो जाता है, इसमें कम हो जाता है। मतलब कि आपको ये पता चल गया कि करंट जो है ना, करंट जो है इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, और इलेक्ट्रॉन अगर चेंज होगा यानी कि करंट भी चेंज होगा, इसलिए जो है करंट क्या होता है, कांस्टेंट नहीं रहता इसमें। लेकिन वोल्टेज कैसे कांस्टेंट है? अब वोल्टेज का कांस्टेंट समझो। देखो यहाँ पर ना मान के चलो पापा जादुई है, एकदम जादुई है ना, गाड़ी को क्या करेंगे, 2 कर लेंगे, और ना जितने भी यहाँ पर जितने के वोल्ट से यहाँ पर गाड़ी का स्पीड आया ना, उतने ही स्पोर्ट से, क्योंकि अगर 3 को एक बार में लेगेंगे, अगर 3 बच्चे को एक बार में लेगेंगे तो ये 3 लोग पापा बोला नहीं लेंगे इसलिए पहले ऐसे करके रोएंगे। तो ये क्या करेगा कि ना इसको भी मतलब जितने स्पीड में लेगा उतने में लेके जाएगा, और इसको भी जितनी स्पीड में लेके गया उतने में ही जाएगा, और दोनों ना एक ही जगह पर आकर फिर से मिल जाएंगे। जस्ट इमेजिन जैसे वो है, मान के चलो फुरफुरी नगरिया में हो 2 गाड़ी है, और 2 गाड़ी में जाकर ऐसे जाते हैं और यहाँ पर ऐसे आते हैं, और यहाँ पर मिलकर फिर से जो है फिर वही सिस्टम चलता है। इस कारण से यहाँ पर क्या होता है, वोल्टेज चेंज नहीं होता, यहाँ पर करंट चेंज होता है। अब समझ आया बाबू क्या होता है? अब मैंने बोला था पिछले बार भी कि आपका जो क्या रहता है, जो चीज चेंज होता है उसको डेरिवेशन मिला दो। यानी कि यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, करंट चेंज हो रहा है। यानी सर जी अगर मैं बात करूँ किसकी, करंट की, तो मैं यहाँ करंट EQ इज इक्वल टू I1 I2 प्लस I3 लिख सकता हूँ। बिल्कुल लिख सकते हो सर जी, यही तो लिखना था, क्योंकि इसको चेंज हो रहा है, क्योंकि ये चेंज हो रहा है। अब मुझे ये बताओ, हमने V इज इक्वल टू IR पढ़ा है? अब मुझे I की वैल्यू चाहिए, तो क्या करूंगा, मैं R को इधर लेके जाऊंगा, यानी I इज इक्वल टू V/R हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, बोलो बोलो, और इसमें ओम्स लिख देना, मैं बार बार नहीं लिखते रहता। V/R, तो V/R EQ को नीचे में लगाना, क्या कि EQ लेजरा टाइप दिखता है ना, क्योंकि E हमेशा ना कोई चीज जब उसके नीचे में लगता है ना बाबू, तो उसको छोटा लिखा जाता है। कई बार लोग तो E को ऐसे लिख देते हैं, ये E हो जाएगा पेपर में E, है ना। तो उसके बाद फिर ये आ जाएगा R1 V/R2 प्लस V/R3। अब फिर से यहाँ ऊपर में V निकाल दो, V/REQ इज इक्वल टू V। अब V निकला तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1, क्योंकि देखो जब 1 से V को इंटू करेंगे तो V आखिर आएगा ही ना। इसका मतलब होता है कॉमन निकाल गया। हम लोग ने क्या निकाला, कॉमन। अरे यार तुम लोग को कचरा हो जाता है मेरे से। R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, समझ आया। तो इस ऊपर वाले से इस ऊपर वाले को कैंसिल कर दे, क्योंकि नीचे में हमेशा वह रहता है, इसलिए कर दे ऊपर का, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचा, 1/REQ इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। और यही तो क्या है, फॉर्मूला पैरेलल का। आ गया ना पैरेलल का समझ में, है ना। इतना इजी है, इतना इजी है, इतना इजी है फिजिक्स। समझ आ रहा है बाबू, ठीक है। तो ये इसको अब नोट कर लो, तब तक अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक आता है दोस्तों, वो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी किस प्रकार से हीट को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। तो देखो हमको पता है कि हीट किस किस चीज से इफेक्ट होता है, ठीक है। फर्स्ट चीज आपने देखा था कि लेंथ से इफेक्ट होता है ना। किसी भी चीज के लेंथ को बढ़ाओगे तो उसमें हीट ज्यादा प्रोड्यूस होता है। टेम्परेचर में भी होता है ना, इलेक्ट्रिसिटी से भी होगा, रेजिस्टेंस से भी होगा। तो इन्हीं तीनों से हम लोग रिलेशन निकाल कर क्या बोलेंगे, हम लोग फॉर्मूला बनाएंगे। अभी आपको कुछ भी समझ नहीं आया होगा, क्योंकि मैं तो सिर्फ बता रहा हूँ। मैं अभी प्रैक्टिकल करके दिखाया, क्या नहीं दिखाया, समझो। देखो हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है किसके, आई स्क्वायर के। आई स्क्वायर यानी इलेक्ट्रिसिटी का जो स्क्वायर होता है ना, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हीट। और हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रेजिस्टेंस के। और हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। अब तीनों चीज़ों को समझा रहा हूँ। देखो जैसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी बढ़ाते हो ना, तो वहाँ पर हीट एनर्जी ज़्यादा बढ़ जाता है। हीट एनर्जी बढ़ता है कि नहीं बढ़ता दोस्तों, बताओ। जब आप ज़्यादा मोबाइल को चखते हो, इलेक्ट्रिसिटी का यूज ज़्यादा करते हो, तो हीट बढ़ता है ना, वही रीज़न है ना। अब आई स्क्वायर क्यों है, क्योंकि हीट जो है ना बहुत बड़ी अमाउंट चीज़ होती है, बहुत बड़ी चीज़ होती है। जैसे कि आप देखो यार, आप आग को जलाते हो तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है ना, क्योंकि बहुत बड़ी क्या है चीज़ है। और जैसे आप बटन दबाते हो तो तुरंत इलेक्ट्रिसिटी आ जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी एज कम्पेयर टू हीट एनर्जी के बहुत छोटी चीज़ होती है, ठीक है, छोटी चीज़ होती है। इसलिए हम लोग उसको क्या करते हैं, हमेशा हीट को बड़ा लेते हैं और इसको क्या करते हैं, छोटा। इस कारण से हम लोग इसमें स्क्वायर लगाएं, क्योंकि ये छोटा है और दोनों को बराबर करना है, तो बराबर करने के लिए इसको स्क्वायर करना पड़ता है, ठीक है। अब इतना डीप बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी बता दें, चलो। अब हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस,
यानी किसी चीज में ज्यादा रेजिस्टेंस होगी। मान के चलो आप अगर आयरन के वायर में बात करो तो अगर आप आयरन को गर्म करते हैं तो इसमें मतलब अगर मान लो आप आयरन में इलेक्ट्रिसिटी भी डाल रहे हैं ना तो जल्दी गर्म भर होगा, वो इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से नहीं भेजेगा, है ना। मतलब जितना आप रेजिस्टेंस बढ़ाओगे उतना हीट बढ़ेगा, और उसी प्रकार से जितना आप टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना हीट बढ़ेगा। ये तो आपको बचपन से पता ही है ना। तो अब हमसे तीनों इक्वेशन को मिला दो, आई स्क्वायर आर टी बनेगा। अब इसके जगह हम लोग किसी कांस्टेंट को लगाते हैं तो कांस्टेंट हो जाएगा के, लेकिन इस समय पर कांस्टेंट के जो है 1 हो जाता है, जिस कारण से h इज इक्वल टू हो जाता है आई स्क्वायर आर टी। क्योंकि अगर मैं 1 को इससे इंटू भी करूँ तो क्या कौन सा मान इसमें कोई चेंज नहीं वाला है, कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। इस कारण से हम लोग इसको डायरेक्ट लिख देते हैं। अब मैं इसका डेरिवेशन बताने वाला हूँ, जरूरत तो नहीं है लेकिन फिर भी बता देता हूँ क्योंकि जानना तो जरूरी है ना। ठीक है, अब डेरिवेशन देखो भाई ये कहाँ से निकला, तो देखो हीट क्या चीज़ है, एक वर्क है। वर्क डन जब भी करते हैं ना हम किसी चीज़ में तो उसमें हीट प्रोड्यूस होता है। अब कैसे, तो एग्जांपल के थ्रू अपने हाथ को रब करके देखना, वहाँ पे हीट प्रोड्यूस होगा ना, तो वही मैं बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसमें यूज़ करेंगे क्या, वोल्टेज का, है ना। तो वोल्टेज का फार्मूला हम लोग ने देखा था वर्क डन अपॉन क्यू, है ना, क्योंकि इसी फॉर्मूले क्या आता है वर्क डन, और वर्क डन को हम हीट एनर्जी लिख सकते हैं क्योंकि वर्क डन होता है तभी हीट एनर्जी होता है। जैसे आप दौड़ने जाते हैं तो हीट एनर्जी होता है कि नहीं, आप दौड़ते हैं तो आपका शरीर गर्म हो जाता है, ठीक है। तो वर्क डन अपॉन जो क्या बोलते हैं कूलम्ब रहता है, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज रहता है ना, वो इक्वल टू होता है वोल्टेज के, हम जानते हैं। तो हमें वर्क डन को एक तरफ करना है तो वोल्टेज इंटू क्यू हो जाएगा क्योंकि इधर से इंटू हो जाएगा। अब इसी में ना आपको बहुत सारे फॉर्मूले यूज हो जाएंगे। देखें जैसे हम लोग अगर बात करें इलेक्ट्रिक चार्ज की, तो आपने कहाँ पर चार्ज पढ़ा है, तो हमने पढ़ा है सर जी याद नहीं आ रहा है, हाँ सुनो, करंट में जब आपने पढ़ा था कि करंट इज इक्वल टू चार्ज है, 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, इसी को तो बोलते हैं क्या चार्ज, इसको बोलते हैं क्या चार्ज। तो हमें Q की वैल्यू चाहिए तो हम आई टी को इधर लेके आएंगे, यानी कि Q इज इक्वल टू आई टी हो जाएगा, यानी कि हम इसे V आई टी लिख सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल सर जी बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है, V आई टी लिख सकते हैं। अब V को आप क्या लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू आई आर लिखना पड़ेगा क्या, चलो लिख देते हैं V इज इक्वल टू आई आर, ठीक। तो W इज इक्वल टू V इज इक्वल टू आई आर लिख दो यार, आई और आर, आई और टी, ठीक। तो अब 2 आई है इनटू में है तो आई का स्क्वायर हो जाएगा आर टी, ये हो गया डेरिवेशन, है ना, ये हो गया डेरिवेशन। अब मैं W को H लिख सकता हूँ, यानी H का मान भी इतना ही आ जाएगा। सो कैपिटल टी को लिखो या स्मॉल टी, उसमें ज़्यादा फर्क नहीं होगा। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा आपका ये डेरिवेशन हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों कि किस प्रकार से एप्लीकेशंस में क्या होता है, बहुत सारी जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको यूज़ होता है। अब कौन कौन से एप्लीकेशन में, तो आप जो है हम 3 एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट आप पढ़ेंगे बल्ब की, बल्ब ग्लो कैसे होता है, उसके अंदर इनर कौन कौन से गैस क्या क्या वायर वगैरह डला होता है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या कि जो आपका फ्यूज रहता है ना, फ्यूज जो डू और डाई वाले कंडीशन में रहता है, यानी खुद जल के हमको बचा लेता है इलेक्ट्रिक करंट से, उसको देखेंगे। और देखेंगे क्या कि जो आप प्रेस इस्त्री मशीन रहता है ना उसमें नाइक्रोम का तार क्यों डला रहता है। तो देखो फर्स्ट चीज आता है आपका क्या, बल्ब। अब बल्ब कैसे रहता है, ऐसे ही रहता है बल्ब, जस्ट एग्जांपल ले लो। अब यहाँ पर क्या रहेगा, एक टंजस्टन लगे रहेगा। टंजस्टन एक फिलामेंट होता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, बता रहा हूँ सुनो। यहाँ पर डले रहता है इनर्ट गैस, क्योंकि इनर्ट गैस क्या होता है कभी भी किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता, केमिस्ट्री का टॉपिक है। और इनर्ट गैस में भी आर्गन जो है ना सबसे अच्छा इनर्ट गैस माना जाता है, आर्गन सबसे अच्छा इनर्ट गैस माना जाता है, ठीक है। तो आर्गन जो रहेगा यहाँ पर डले रहता है किसमें, गैस के रूप में। और ये जो रहता है इसको हम लोग बोलते हैं फिलामेंट, इसमें डला होता है क्या, टंजस्टन। क्या होता है, टंजस्टन। अब जो टंजस्टन रहता है ना इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा होता है, यानी 3380 डिग्री सेल्सियस। जो लावा जो रहता है ना, लावा का 2000 से कुछ एक कण ज़्यादा रहता है, और इसका लावा से भी ज़्यादा, यानी कितना भी गर्म कर लो भाई जलेगा तो नहीं, कितना भी गर्म कर लो पिघलेगा ही नहीं। इसी कारण हम लोग इसको हाई वोल्ट में गर्म करते हैं, जिस कारण से क्या होता है ये ग्लो करने लगता है। क्या करने लगता है, ग्लो। तो ये हुआ क्या आपका कि बल्ब किस प्रकार से जलता है, बल्ब किस प्रकार से जलता है, यानी कि कितना भी वोल्टेज दे दो इसमें उतना फर्क नहीं पड़ता। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट में आते हैं क्या, फ्यूज। अब फ्यूज क्या है, तो देखो अब मुझे ये बताओ, किसी चीज को अगर मरना हो, है ना, किसी चीज को अगर मरना हो, जो सीरियस में मत लेना, किसी भी चीज को अगर आपको तोड़ना हो तो आप उसे लूज बनाएंगे कि हार्ड बनाएंगे, ऑब्वियस सी बात है कि लूज बनाएंगे। तो फ्यूज में भी कुछ इसी प्रकार होता है, फ्यूज का साइन कुछ इस प्रकार का रहता है ना, ये। अभी जस्ट इसको सीधा कर दो, यानी कि आप छोड़ो समझने के लिए हम ऐसे ही रख देते हैं इसको, ये है फ्यूज। फ्यूज, अब ना फ्यूज में क्या होता है, यहाँ पर डला होता है क्या, यहाँ पर किसी चीज का एलॉय। एलॉय मतलब कि रॉ टाइप, जैसे कि मान के चलो
वो रोटी नहीं बना है, वो आटा है। आटा को जल्दी तोड़ लोगे, है ना, आटा को जल्दी तोड़ लोगे। रोटी को ऐसे फाड़ना पड़ता है, आटा को तोड़ना पड़ता है, समझ रहे हो। लकी जो कठोर टाइप का आटा रहेगा उसको ऐसे तोड़ोगे। या मिठाई समझ के रखो, मिठाई जब लासावस्था में रहता है ना, जब उसको जब मीठा मीठा चाशनी में डालते रहते हैं तो घिंचाता है, बस टूटता नहीं है जल्दी से। और जो आपका रॉ टाइप में रहेगा, यानी कि जब वो मिठाई बन जाए उसको तोड़ने में आसानी रहता है। यानी कि समझो कि एलॉय फॉर्म क्या होता है, उसका रॉ फॉर्म, यानी कि वो टूट जाता है जल्दी। इसलिए हम किसी भी चीज़ के एलॉय को यूज़ करते हैं। तो इसमें मेनली एग्जांपल होता है किसका, क्या बोलते हैं, टिन और लेड का। लेड यानी कि पीबी, पीबी का एलॉय, किसी भी चीज़ का एलॉय यूज़ करेंगे, टिन या पीबी का, या जिंक या कॉपर का भी एलॉय होता है, उसको भी यूज़ करते हैं। तो मेनली टिन और पीबी का एलॉय, इनका जो रहता है ना मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही लो रहता है, एमपी जो बहुत ही ज़्यादा लो रहता है। अब मेल्टिंग पॉइंट लो रहेगा, यानी कि ज़्यादा अगर लोड आया, ज़्यादा लोड आया तो ऑब्वियस ही बात है कि मेल्ट हो जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट लो है इसलिए मेल्ट हो जाएगा, ज़्यादा लोड आया तो। अब जब ज़्यादा लोड आएगा तो ये मेल्टिंग पॉइंट लो होने के कारण ये क्या हो जाएगा, ओवरलोड में ना, ओवरलोड में क्या हो जाएगा, ओवरलोड में टूट जाएगा या ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक। अब ओवरलोड में जब टूटेगा तो ये हमारे घर को बचा लेगा, किससे, इलेक्ट्रिसिटी के उस चंगुल से, जिसमें हम लोग जो है पूरा बढ़ जाते हैं। मतलब घर का जितना भी अप्लायंस है सब फूट जाता है। जैसे कि टीवी जल रहा है उतने टाइम तो टीवी भी फूट जाता है ना। तो उसको बचाने के लिए फ्यूज लगाया जाता है। तो ये क्या है, आपका फ्यूज का वर्क हो गया। अब इसके बाद आता है आपका नाइक्रोम। अब देखो यार, नाइक्रोम बहुत जगह लगा होता है। अब मैं आपको स्पेसिफिक बात करूं तो आप अच्छे से जानते होंगे कि आप जो इस्त्री मशीन रहता है उसमें भी नाइक्रोम लगा होता है, ठीक है। अब नाइक्रोम का कारण लगाने का क्यों है, क्योंकि देखो जो नाइक्रोम का तार रहता है ना उसमें ना रो बहुत ज़्यादा होता है। रो यानी कि रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा। अब रो ज़्यादा है यानी कि रेजिस्टेंस ज़्यादा है, रो ज़्यादा है यानी कि रेजिस्टेंस ज़्यादा है। और जहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है वहाँ पे हीट ज़्यादा आ जाता है। हीट ज़्यादा आ जाता है कब, जब हम उसको ना कम इलेक्ट्रिसिटी भी देंगे ना, जब हम उसको कम इलेक्ट्रिसिटी भी देंगे, यानी कि अगर हम करंट को कम भी रखें ना फिर भी हीट जल्दी हो जाएगा, जिस कारण से हम लोग नाइक्रोम को यूज़ करते हैं अपने अप्लायंसेस में, ठीक है। अब इसके बाद जो है फट फार्मूला वाला टॉपिक आता है। फार्मूला वाला टॉपिक को जल्दी जल्दी निपटाएंगे। फर्स्ट आता है आपका पावर, दूसरा आता है क्या बोलते हैं, एनर्जी, ठीक है। इलेक्ट्रिक एनर्जी और इलेक्ट्रिक पावर में क्या क्या अंतर है। तो देखो अब मैं उसको यार डिराइव करके नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट फार्मूला लिख रहा हूँ। डायरेक्ट फार्मूला याद कर लेना, डेरिवेशन उसका कुछ काम भी नहीं आएगा, तो आप जान के क्या ही कर डालोगे, है ना। उससे अच्छा हम लोग डायरेक्ट फार्मूला बनाते हैं। तो फर्स्ट आता है इक्वल टू P इज इक्वल टू वी आई बन जाता है, P इज इक्वल टू वी आई। अब V के जगह जब हम लोग I रखेंगे ना, V इज इक्वल टू आई आर होता है, यानी कि V इज इक्वल टू आई आर होता है, यानी मैं आई आर लिख सकता हूँ। तो P इज इक्वल टू आई डबल हो जाएगा यहाँ पे। अरे यार छोटा आई लिखा जाता है, बड़ा ही रहता है लेकिन। तो v इज इक्वल टू आई, यानी कि यहाँ का आई का स्क्वायर हो जाएगा, आई स्क्वायर आर, ठीक है। तो फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हमें कोई दूसरा चीज चाहिए तो हमें फर्स्ट इक्वेशन में अगर आई की जगह कुछ रखना चाहे यानी आर लग दे, यानी p इज इक्वल टू आई की जगह क्या रख रहे हैं, आर, मतलब आई की जगह देखो आई इधर है क्या, वी बाय आर हो जाएगा, वी बाय आर। तो इससे हम लोग इस वाले को बनाएंगे, इससे हम लोग इस वाले को बना रहे हैं, इससे इसको, ठीक है। तो आई की जगह आप क्या रखोगे, v बाय आर, यानी कि यहाँ पर ना फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे, किसमें, फर्स्ट इक्वेशन में रखना है, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन में रखना है, v की जगह आई की जगह क्या रखना है, v बाय आर, यानी कि p इज इक्वल टू वी स्क्वायर आर क्या आ जाएगा आपका। अब इन सब की यूजेस समझो तो यार क्या होता है, देखो आई स्क्वायर है ना। देखो ये वाला जो फर्स्ट फार्मूला मैंने बताया ना, ये फर्स्ट फार्मूला तो मेनली कॉमन के लिए यूज होता है, लेकिन सेकंड आप किस में यूज करोगे, तो सेकंड आप यूज करोगे किसमें, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट जो है कांस्टेंट रहेगा, उसको अच्छे से फाइंड कर सकते हो ना। तो करंट किसमें कांस्टेंट रहता है, आप इसको यूज करेंगे किसमें, जब सीरीज का क्वेश्चन आएगा, और इसको कब यूज करेंगे, जब पैरेलल का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और इन्हीं सब में ना जब आप टाइम लगा देते हैं, यानी कि टाइम कितने टाइम में हो रहा है, जैसे कि गर्म किसी चीज को करते हैं तो टाइम आता है ना, तो इसी के जगह अगर आप टाइम लगा देंगे ना तो वो एनर्जी बन जाता है, एनर्जी। क्योंकि एनर्जी को ना कभी भी ना कितने टाइम में आया ऐसा बोलते हैं, मतलब कितने टाइम में वो ऐसा है। जैसे कि मान के चलो कोई लड़का दौड़ रहा है तो कितने टाइम तक वो दौड़ सकता है, उसकी मतलब उसकी एक्सेलरेशन कैपेसिटी कितनी है, कितने टाइम तक दौड़ सकता है, इसी को क्या बोलेंगे, टाइम। यानी कि कितने टाइम तक आया, रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम हुआ ना, वहां पर इलेक्ट्रिक एनर्जी आ जाता है। यानी इन सारे फॉर्मूले में जैसे मैं बात करूंगी इसकी तो P इज इक्वल टू वी आई टी हो जाएगा, छोटा टी क्योंकि टाइम दर्शा रहे। अब ऐसे P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी हो जाएगा, हीट का, ये सबका हीट का फॉर्मूला है ना, सब हीट में लिख दो, हीट। और एक और होता है वी स्क्वायर
आर टी, ये हो जाएगा क्या, हीट का फार्मूला। ये तीनों भी निकल जाएगा, देखा आपने एक फार्मूले में तीनों सीख गए। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं भैया, क्या आपका जो आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आता है ना उसको। आपका जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, यानी कि आप जो है कॉमर्शियली इलेक्ट्रिक एनर्जी को यूज कैसे करते हैं। जैसे कि आपका ऑफिस है ना, तो ऑफिस में कितना इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है, आपके ऑफिस में जितना भी अप्लायंसेस चल रहा है उसके लिए कितना इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है, आपके घर के लिए कितना इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है, उसी को क्या बोलते हैं, अपना कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक यूज। ठीक है, तो उसको हम लोग कॉमर्शियली यूज कैसे करते हैं, मतलब कि जैसे बिजली बिल आता है तो बिजली बिल में हम लोग पैसा भरते हैं ना, वैसे ही। ठीक है, तो इसका जो कॉमर्शियल यूनिट रहता है इसको हम लोग किलोवाट आर में नापते हैं। किस में नापते हैं, किलोवाट आर में। अब किलोवाट आर क्या है, तो देखो वॉट आर आपने सुना होगा किसमें, क्लास 9th में। वॉट आर का मतलब क्या है कि कितने वोल्ट का चीज आ रहा है, वोल्ट को मतलब जो आपका पावर रहता है उसको किस में नापते हैं, वाट में नापते हैं। किस में नापते हैं, पावर को वाट में। तो पावर इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम। वैसे ही एनर्जी इज इक्वल टू होता है, एनर्जी इज इक्वल टू होता है वर्क डन इनटू टाइम, यानी एक स्पेसिफिक टाइम में कितना वर्क डन हुआ, इसी को इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। और एक सेकंड में, यानी एक सेकंड में कितना टाइम, कितने मतलब एक सेकंड में जितना वर्क कराना है ना, उसको बोलेंगे क्या, उसको बोलेंगे पावर। जैसे कि हम लोग अगर टाइम को कम करते हैं तो हमें पावर बढ़ाना पड़ेगा, किसी चीज़ के अगर टाइम को कम करें तो पावर बढ़ाना पड़ेगा। यानी कि भाई मतलब उस चीज को आपको जल्दी कराना है तो आपको पावर ज्यादा देना पड़ेगा ना, मतलब टाइम कम कर रहे हो तो पावर ज्यादा देना पड़ेगा, मेरे कहने का मतलब। लेकिन अगर आप किसी चीज को टाइम को बढ़ा रहे हैं तो उसमें एनर्जी भी बढ़ जाता है, मतलब किसी भी चीज में अगर आप एनर्जी बढ़ा रहे हैं तो उसमें टाइम भी बढ़ जाता है। जैसे मान के चलो आपको डैम है ना, तो डैम में आपको ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना है, ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना है, तो आपको क्या होगा, टाइम को बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके आपको ज्यादा एनर्जी क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। अब आपको समझ आया कि एनर्जी क्या है। एनर्जी का मतलब है कि जो चीज हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, और पावर का मतलब है जो चीज हम लगा रहे हैं। प्रोड्यूस होना और लगाने में अंतर है। ठीक है, तो प्रोड्यूस होने के लिए आपको ज्यादा टाइम दोगे तो ज्यादा आएगा, और पावर ज्यादा लगाओगे तो कम टाइम लगेगा, है ना, ज्यादा टाइम लगाओगे तो कम टाइम लगेगा पावर। अब ऐसा भी नहीं है कि हद से बाहर पावर लगा दे रहे हो, सीधा पूरा अप्लायंस भांग भांग फूट गया भड़ाम भड़ाम, ऐसा भी नहीं हो सकता ना। तो यही है क्या, पावर का। ठीक है, तो अब पावर का झोल समझो। देखो जो अपने घर में पावर आता है ना, तो पावर होता है किलोवाट आर में। कितने होता है, किलोवाट आर में, यानी कि बोल सकते हो कि वाट आर जो रहता है उसमें आप 1000 का इंटू कर दोगे तो किलोवाट आर आ जाएगा। किलो मतलब क्या, 1000 समझ के देखो। ठीक है, मतलब कि आपको उतना ज्यादा पावर लगाना पड़ रहा है अपने अप्लायंसेस को चलाने में। तो अब आप मुझे बताओ कि हम किसी भी एनर्जी को किस में नापते हैं, जूल में नापते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी भी तो एक एनर्जी है ना। तो हम जो है ना किलोवाट आर को ना, किलोवाट आर, ये क्वेश्चन पूछता है यार, को 4.6 इंटू 10⁶ किलो, किलो जूल में नापते हैं। किस में नापते हैं, किलो जूल में, इतना। ठीक है, किलो जूल। ठीक है, इतने किलो जूल में नापते हैं। किसमें, किलोवाट आर को कितने किलो जूल में नापते हैं। तो ये यही है बस आपका कॉमर्शियल यूनिट। आपको पावर का फॉर्मूला याद रखना है, और उसका फॉर्मूला, और जो मैंने अभी बताया 4.6 इंटू 10⁶ जूल, उसको याद रखना है। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है कि रियो स्टार्टर का। रियो स्टार्टर वेरिएबल होता है, मतलब कि उसके लेंथ को आप चेंज करके क्या कर सकते हैं, उसमें चेंजिंग ला सकते हैं। अब ये जो आपका ऐसा टाइप का कुछ बना होगा आपके बुक में, देखना, या एरो ऊपर से इधर ऊपर से नीचे आ गया होगा। इसका मतलब क्या है कि हम रेजिस्टेंस के लेंथ को चेंज करके ना, हम किसी भी चीज के रेजिस्टेंस के लेंथ को चेंज करके उसमें इलेक्ट्रिसिटी कितना कंडक्ट होगा, कितना नहीं होगा, कितना हीट बढ़ाना है, कितना नहीं बढ़ाना है, इसको चेंज कर सकते हैं। यानी कि जो रियो स्टार्टर रहता है, रियो स्टार्टर कुछ इस प्रकार का रहता है ना, इस प्रकार का बेलन टाइप का रहता है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या लगे रहता है, छल्ला 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 टाइप का लगे रहता है। अब जब इसको आप ऐसे ऐसे घुमाओगे ना, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रियो स्टार्टर जो है क्वाइल्ड शेप का हो रहा है, क्वाइल्ड शेप का। यानी कि अगर आपको ना रेजिस्टेंस बढ़ाना है तो आपको ऐसे ऐसे घुमाना पड़ेगा, और रेजिस्टेंस कम करना है तो ऐसे ऐसे घुमाना पड़ेगा। तो इसका हैंडल जो यहाँ रहेगा ना, वो यहाँ आ जाएगा, मतलब कि रेजिस्टेंस रहेगा ही नहीं। और हैंडल जब मतलब हैंडल जब इधर से मतलब इधर से इधर जाता है ना, तो उसका जो रेजिस्टेंस रहता है वो कम हो जाता है, जब इधर से इधर आता है तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। ठीक है, तो यही है क्या, रियो स्टार्टर वेरिएबल। इसका साइन याद रखना, क्योंकि साइन से क्वेश्चन पूछ सकता है। और इसमें ये याद रखना कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। तो हमको पता ही है कि अगर आप वेरिएबल में किसी चीज का लेंथ बढ़ा रहे हैं तो उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। यानी इस अप्लायंस में जो वायर लगा है ना, तो वायर को जब आप घुमाते हैं तो वायर का लेंथ बड़ा हो जाता है, इस कारण से रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है। और
अगर आप लेंथ छोटा करते हैं तो रेजिस्टेंस कम हो जाता है। यही क्या है इसका फंक्शन। तो दोस्तों आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी भी पूरी तरीके इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड करंट जो रहता है सर्किट वाला वो पूरा खत्म हो चुका है एकदम तबाही तरीके से। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और भाई अगर आपको अच्छा लगता है और जो नया टॉपिक चाहिए इसको कमेंट किया कीजिए ताकि हमको पता तो चले कि आपको क्या चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।